नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। इससे मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं आप लोग का ध्यान कुछ और बातों पे लाना चाहता हूं। जरा उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भाषा और उसके प्रकार के बारे में। हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में क्या करना पड़ता है कि हमें अपने इच्छाओं, भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना पड़ता है, अभिव्यक्त करना पड़ता है। और उसी प्रकार अगर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति अपनी भाव, इच्छा या फिर अपने विचार जब हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये भावों को समझना, इच्छाओं को समझना, या मतलब जो व्यक्ति अभिव्यक्त करे उसकी भाव, इच्छा या विचार को समझना, या फिर अपने भाव, इच्छा या विचार को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, ये कितने तरीकों से हो सकता है? ये हम 3 तरीकों से करते हैं। या तो संकेत के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों के सामने रखते हैं, या जब दूसरा कोई अपने मन की बात बताता है तो संकेत के द्वारा हम समझ भी सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी बातों को दूसरों के सामने मौखिक ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्त कर दें, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति अपने अंदर की बातों को हमारे सामने क्या करे, मौखिक ध्वनि के द्वारा प्रकट करे, अभिव्यक्त करे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं, अपने मन की बात उसके पास पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम लिख कर भी कर सकते हैं। और वही काम, मतलब यही काम दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। अगर वो अपने मन की बात हमारे पास पहुंचाना चाहता है तो क्या कर सकता है, लिख करके कर सकता है। बिल्कुल। तो देखिए क्या होता है, पहले हम बता दें संकेत के द्वारा कैसे बातचीत हो सकती है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो गूंगे होते हैं वो क्या करते हैं, संकेत की भाषाओं का ही यूज करते हैं, यानी कि संकेत के द्वारा ही अपने मन की बातों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, और संकेत के द्वारा ही क्या करते हैं, समझते भी हैं। ऐसा अक्सर हम लोग अपने समाज में देखते भी हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हम अपने मन की बात, विचार या भाव को अगर दूसरों के सामने पहुंचाना चाहते हैं, या दूसरों के मन की बात, उसके भाव, विचार, इच्छा को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए कितने तरीके प्रयोग में लाया जाता है, कितने तरीकों का उपयोग करते हैं, तो 3 तरीकों का। यानी चाहे तो हम संकेत के द्वारा ये काम कर सकते हैं, मौखिक ध्वनि के द्वारा कर सकते हैं, यानी मुंह से बोल करके या फिर लिख करके। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम संकेत के द्वारा बातों को दूसरों के सामने रखते हैं, हमारे मन की कोई इच्छा हो, हमारे मन में उत्पन्न कोई विचार हो, या फिर हमारे मन की कोई भावना हो, तो चाहे तो हम सांकेतिक भाषा से समझा दें, कह दें या समझ लें, या चाहे तो हम क्या करें, मौखिक भाषा का प्रयोग करके, यानी कि मुख से ध्वनि उत्पन्न करके हम ऐसा काम कर ले, चाहे तो लिख करके कर ले। तो ये जो है ना, यही भाषा है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि समाज में हम रहते हैं और हमें अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करना पड़ता है, विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना पड़ता है, और दूसरे भी हमारे सामने वही काम करते हैं, यानी कि वो अपनी भावना, अपने विचार को हमारे सामने व्यक्त करते हैं। तो इसको व्यक्त करने के लिए और समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, भाषा की जरूरत पड़ती है। और इस प्रकार से भाषा के बारे में उसकी परिभाषा कैसे दी जाती है, तो कहा जाता है कि भाषा एक माध्यम है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा हम अपने मन की बातों को, यानी भावनाओं को, विचारों को, इच्छाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के मन की भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को समझते भी हैं। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं क्या, कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा इच्छाओं, विचारों और भावनाओं को प्रकट किया जाता है, और साथ ही साथ समझा भी जाता है। और इस प्रकार से देखें तो भाषा कितने प्रकार की हो जाती है, 3 प्रकार की। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि भाषा के मुख्य प्रकार में सिर्फ इन 2 को ही रखा जाता है, यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा को ही भाषा की श्रेणी में रखा गया है। इसको भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी आप इस बात को याद रखिएगा कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो संकेत के द्वारा क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं, विचारों और भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट भी करते हैं, और दूसरों के इसी काम को समझ भी लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भाषा कितना जरूरी है, और भाषा कितने प्रकार का होता है, भाषा की परिभाषा क्या है, या भाषा क्या, आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे इन 2 भाषाओं के ऊपर, मुख्य तौर से इन 2 पे। क्या होता है ना कि जो मौखिक भाषा होती है, इसको इंसान क्या होता है, समाज में जब बच्चे पैदा होते हैं, समाज में पलते बढ़ते हैं, तो सहज रूप से ही समाज में पलते बढ़ते हुए ही क्या करते हैं, वो मौखिक भाषा सीख जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, कि जो मौखिक भाषा है वो क्या होता है, हम लोग भी कैसे सीखते हैं, ऐसे ही पैदा हो गए,
धीरे धीरे बड़े होने लगे और समय के साथ समाज में रहते रहते क्या होता है, हम मौखिक भाषा सीख जाते हैं। लेकिन लिखित भाषा सीखने के लिए क्या होता है, हमें अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए इसकी तुलना में यानी लिखित भाषा को सीखने के लिए मौखिक भाषा की तुलना में अधिक श्रम करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस भाषा का इस्तेमाल अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग दोनों कर सकते हैं। इस भाषा का इस्तेमाल यानी कि उपयोग सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। दोनों में एक अंतर बता रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि मौखिक ध्वनि का प्रयोग मौखिक भाषा का उपयोग या प्रयोग अनपढ़ भी कर सकते हैं और पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। अंतर इस बात का है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अनपढ़ लोगों की तुलना में शुद्ध मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके मौखिक भाषा में थोड़ी बहुत अशुद्धता होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि भाषा क्या है और भाषा के कितने प्रकार हैं और भाषा का महत्व क्या है। ठीक है, अब हम आगे की वीडियो में इस बात पे चर्चा करेंगे, इसका भाषा के साथ व्याकरण का क्या संबंध होता है, व्याकरण की जरूरत क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।